हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में मैथमेटिक्स में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी में है। ये एनसीईआरटी में आपका चैप्टर नंबर 11 है ये, और हम सॉल्व करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 11.2। तो 11.2 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया था। इस चैप्टर का अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए पूरा पार्ट 1 से, अगर आपको पूरा प्लेलिस्ट चाहिए इस चैप्टर का, तो जाइए बच्चों कमेंट सेक्शन में, कमेंट मैंने पिन किया हुआ है। उस पिन कमेंट में आप रीड मोर पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे नीचे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक मिलेंगे। वहाँ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी लिंक मिल जाएंगे। क्लास 10th के सभी चैप्टर्स में लगभग कवर कर चुका हूँ, मैथमेटिक्स के भी सभी चैप्टर्स में लगभग कवर कर चुका हूँ। और वहाँ पर आपको क्लिक करना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो आपको इस चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों एक और इन्फॉर्मेशन कि अभी तक आपका अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट है, मतलब कोई चैप्टर पे अगर आपको कमांड नहीं है, जैसे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ओके, उसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको नहीं आता है, तो सारे वीडियोस बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पिन कर दिए मैंने। सारे वीडियोस के लिंक, मतलब सभी चैप्टर्स के लिंक, पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, तो आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। ये मैंने नए बच्चों के लिए बताया है, और जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही, हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल कर रहे थे। नए बच्चे जाके कमेंट सेक्शन चेक करें। और आइए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। यहाँ पे तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोल रहा है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। मतलब समझो बच्चों, कोई सर्कल है, ठीक है। अब देखिए जनरल वे में बच्चों बात करी जा रही है यहाँ पे, तो हम जनरली एक सर्कल ले लेते हैं और उस सर्कल का रेडियस हमने r अज्यूम कर लिया, ओके। इन्होंने क्या बोला आपसे कि भाई द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सर्कमफेरेंस, ओके। एक बार बताओ, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू मींस नथिंग, आप बात समझो, आर का कुछ ना कुछ वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में, रख देंगे, पाई का वैल्यू 22.7 पुट कर देंगे, ठीक है, या 3.14 जो भी क्वेश्चन में बोला होगा, ठीक है। तो एक नंबर आएगा ना सॉल्व करके, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना हमें। तो ये रहा बच्चों एरिया का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, ओके। और सर्कमफेरेंस निकालने का, सर्कमफेरेंस को मैं कैपिटल सी से दिखा रहा हूँ, सर्कमफेरेंस को निकालने का न्यूमेरिकल वैल्यूज का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है कि भाई ये जो एरिया होगा, ठीक है, ये हमेशा सर्कमफेरेंस से क्या लार्जर होगा, बड़ा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, बात समझ रहे हो? तो देखो बच्चों, जवाब है नहीं, नो। देखो कुछ बच्चे इसको कैसे कंपेयर करते हैं, समझो बच्चों। देखो यहाँ पे वो बोलते हैं सर पाई इंटू आर स्क्वायर है, क्या है? पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या होता है बताओ? 22/7 विच इज ग्रेटर देन 1, विच इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 विच इज ग्रेटर देन 1। चेक कर लो, 22 को 7 से डिवाइड करो, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, विच विल बी ग्रेटर देन 1, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चे बोलते हैं सर इसको आप क्या लिख सकते हो? पाई को पहले लिख लो इंटू में, जैसे यहाँ पे आर स्क्वायर, इंटू में क्या बचेगा? 2r, इंटू में क्या बचेगा? 2r। अब बच्चे बोलते हैं सर दोनों में पाई तो कॉमन है, तो पाई को मत देखो। एरिया और सर्कमफेरेंस अब किस पे डिपेंड करेंगे? एरिया डिपेंड करेगा आर स्क्वायर पे और सर्कमफेरेंस डिपेंड करेगा 2 इंटू आर पे, ओके। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बच्चे बोलते हैं कि सर अगर आप रेडियस का स्क्वायर करोगे वो तो हमेशा 2 इंटू आर से ज्यादा आएगा, रेडियस का स्क्वायर हमेशा 2 इंटू आर से ज्यादा आएगा। हाँ ये बात सही है, बट ऐसा तब है व्हेन रेडियस इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो केस लगाएंगे, जरा ध्यान दें बच्चों, केस 1 ध्यान दे जरा, केस 1 व्हेन रेडियस इज ग्रेटर देन 1, जब रेडियस क्या हो? 1 से बड़ी हो। एग्जाम्पल हम आपको बच्चों दिखा देते हैं यहाँ पर, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने रेडियस 7 यूनिट सेलेक्ट करी, कितनी? 7 हम जानबूझ के सिलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको एक क्लियर नंबर दिखाई पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं एरिया निकालूं तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे एरिया अच्छा इससे पहले एक चीज और थोड़ा ध्यान दें बच्चे, देखिए आर का स्क्वायर, ओके, तो 7 का स्क्वायर 49, आर का वैल्यू 2 रखोगे, 2 7 जा 14, तो यहाँ पे छोटा नंबर मिलेगा आपको 14 और यहाँ 49 मिलेगा, ठीक है। मतलब एरिया का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सर्कमफेरेंस से ज्यादा आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? पाई इंटू में क्या था? आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू आप क्या रखोगे? 7, तो 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 49 इंटू पाई क्या आ गया? 49 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो बस आपको क्या देखना है? इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है एरिया का, कितना आया? 49 टाइम्स पाई आया, ओके। और सर्कमफेरेंस अगर बच्चों में निकालूं तो कितना आ जाएगा बताइए? तो कितना आ जाएगा बताइए? यहां से देखिए पाई इंटू 2 इंटू आर, है ना, तो पाई इंटू 2 इंटू आर का वैल्यू 7 रखोगे तो क्या जाएगा? पाई इंटू 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 14, तो 14 इंटू पाई, 14 पाई यूनिट्स ओनली, स्क्वायर यूनिट्स नहीं हुआ, सर्कमफेरेंस एक लेंथ की बात होती है तो ओनली यूनिट्स, ओके। तो आप मुझे बताओ दोनों का, बस आप यूनिट्स वगैरह मत देखो, आप ये देखो 49 पाई बड़ा है कि 14 पाई बड़ा है? बताइए कौन बड़ा है?
1449 पाई बड़ा है, ठीक है। तो यहां पर इस केस में आपने देखा कि जब हमारा रेडियस क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। 1 से बड़ा अगर रेडियस होगा तो आपको उस टाइम एरिया किससे ग्रेटर मिलेगा, सर्कमफेरेंस से ग्रेटर मिलेगा, यानी कि एरिया का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सर्कमफेरेंस से ग्रेटर है। ओके, केस 2 में आपको दिखाता हूं बच्चों, केस नंबर 2 पे भी जरा गौर करिए। केस 2 में स्टूडेंट्स जब आर का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा, 1 से छोटा हो जाएगा रेडियस, ठीक है। अब 1 से छोटा, अब ये मत समझिएगा कि 0 हो जाए या नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव रेडियस नहीं हो सकता है, 0 और 1 के बीच में कुछ ना कुछ होगा, लेट अस अज्यूम 0.7। ओके, तो यहाँ पर अब बच्चे बोलेंगे सर 0.7 लेके ही क्यों समझा रहे हो, आप 0.6 ले लो, 0.4 ले लो। वो तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज 7 और 7 का जो मल्टीपल होगा वो यहाँ अगर हम पाई का वैल्यू भी रख देते हैं 22/7 तो कट जाएगा ना। मतलब अगर आपको और अच्छा फील करना हो तो आप 22.7 रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे 22.7 रखिए तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। जो भी नंबर मिलेगा आपको एरिया सर्कमफेरेंस से लार्जर ही दिखाई पड़ेगा, बट मैंने यहाँ पाई के टर्म्स में रखा है ताकि तब भी हम कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। ओके, तो यहाँ पे बच्चों एरिया निकालो, एरिया कितना हो जाएगा बताओ, पाई r²। ओके, तो पाई, हाँ भाई, रेडियस कितना है आपका 0.7। यही चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जब ये लेस देन 1 है, ये 0.7 है, तो भाई आप जब लेस देन 1 कोई नंबर होगा उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा आएगा। ओके, चेक कर लो आप, पाई इंटू r², यानी कि पाई इंटू 0.7 का स्क्वायर, तो क्या आ गया बताइए, 0.7 का स्क्वायर आता है सबको। पहले तो हम 49 लिखेंगे, फिर 2 प्लेस से पहले हम पॉइंट लगा देंगे 0.49, तो ये आ गया 0.49 क्या, पाई स्क्वायर यूनिट्स, ये आ गया एरिया। ओके, और सर्कमफेरेंस अगर आप निकालोगे तो क्या होता है बताइए, अभी अभी निकाला हमने, क्या है, पाई इंटू 2r या 2πr, ठीक है। तो पाई इंटू r करते हैं, तो पाई इंटू 2r, यानी कि पाई इंटू, हाँ भाई, 2 इंटू आर, यानी कि 2 इंटू आर का वैल्यू कितना रखना है हम लोगों को, 0.7, ठीक है। तो पाई इंटू 2 7 14, तो 1.4 हो जाएगा ये, 1.4 इंटू पाई कितना हो जाएगा, 1.4 पाई, तो 1.4 पाई। अब आप लोग देख के मुझे बताइए यूनिट्स। ओके, अब आप लोग देख के मुझे बताइए कि भाई दोनों में पाई है उसको तो आप छोड़ दो, 0.49 बड़ा है या 1.4 बड़ा है, 1.4 बड़ा है। तो इस टाइम क्या हुआ कि आपका जो केस 2 में क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि सर्कमफेरेंस का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बच्चों वो एरिया से ग्रेटर हो गया, ठीक है। चेक करो, तो एरिया का न्यूमेरिकल वैल्यू सर्कमफेरेंस से लार्जर होगा या सर्कमफेरेंस का न्यूमेरिकल वैल्यू एरिया से लार्जर होगा, ये डिपेंड करता है किस पे, रेडियस कैसी है। बात समझ आएगी नहीं, तो रेडियस अगर 1 से ग्रेटर है, 1.2 है, 1.3 है, 7 8 9 है, 10 यूनिट से कुछ भी है, 1 से बड़ा होना चाहिए बस, ठीक है। तब तो आपका हर बार एरिया इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, सर्कमफेरेंस। उसका कारण क्या है कि भाई 1 से बड़ा कोई भी नंबर होगा, यहाँ पे आप स्क्वायर करोगे उसका तो एक आपको उसका स्क्वायर और बड़ा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन रेडियस अगर 1 से छोटा हो जाएगा तो जब आप एरिया निकालोगे तो 1 से छोटा कोई भी नंबर हो, चाहे 0.4 हो, 0.4 का स्क्वायर क्या होता है, 0.16, ठीक है। तो आपको और छोटा नंबर मिलेगा, यानी कि 1 से जब छोटे नंबर होते हैं उसका अगर आप स्क्वायर करते हो, 0 1 के बीच में कोई भी नंबर लोगे उसका स्क्वायर करोगे तो आपको और छोटा नंबर मिलेगा। इसलिए उस टाइम एरिया सर्कमफेरेंस से छोटा पड़ जाता है। और यहाँ पे देखो सर्कमफेरेंस में क्या होता है, पाई इंटू 2r, तो उस टाइम आप रेडियस का जब भी वैल्यू रखोगे, जैसे मान लो आपने रेडियस लिया कितना, 0.4 लिया, तो 2 इंटू 0.4 करोगे तो कितना मिलेगा, 0.8 तो 0.4 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई करके इस फैक्टर को बड़ा कर देगा 2r को, जिससे सर्कमफेरेंस बड़ा हो जाएगा कब, जब रेडियस 1 से छोटा होगा। बात समझ में आ गई। तो इन्होंने जो बात करी है स्टूडेंट्स, क्या कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। क्या ये ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो तो ऑलवेज हर एक सर्कल के लिए ऐसा इन्होंने बोला है, बट ऐसा तो हर एक सर्कल के लिए है नहीं। कह रहा है इज इट ट्रू स्टेटमेंट, गिव रीजन या व्हाई। ओके, तो हम ये 2 केस दिखा देंगे, हम बोलेंगे नो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ओके, ये 2 केसेस हैं और हम लिख देंगे नो इट विल ओनली डिपेंड ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेडियस। ये डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेडियस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली एरिया कभी कभी सर्कमफेरेंस से बड़ा होगा या कभी कभी सर्कमफेरेंस का न्यूमेरिकल वैल्यू एरिया से लार्जर होगा। कोई डाउट है बताइए। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपको शायद थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, ठीक है। इसमें परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपको इसको आंसर करके दिखाता हूं और एनसीईआरटी एग्जामिनर में क्या आंसर आ रहा है उसे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आराम से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, ध्यान देना, इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ रेडियस r is equals to of a circle of radius r होना चाहिए, is equals to that of an arc of a circle of radius 2r। बच्चों समझो रहा, यहां तक पढ़ो पहले, ठीक है, यहां तक पढ़ो। क्या कह रहे हैं, इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r, मतलब
कोई सर्कल है बच्चों आपके पास, ये देखिए ये कोई सर्कल है और इसका रेडियस कितना है, r है, करेक्ट। इसका कोई आर्क है, सपोज इसका आर्क है AB, ये आर्क है AB, मतलब सपोज द फर्स्ट सर्कल हुज सेंटर इज O, वी हैव अ फर्स्ट सर्कल हुज सेंटर इज O एंड द आर्क इज आर्क AB। आर्क पता है ना, ये लेंथ को हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे, ठीक। अब ये आर्क के जो एंड पॉइंट्स हैं, इसको अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर दें तो हमें एक सेक्टर मिल जाएगा और यहाँ पर एक एंगल बनेगा। लेट अस अज्यूम कि ये एंगल कितना है, θ1 है, ओके। तो ये जो आर्क का लेंथ है बच्चों, आर्क को कैसे लिखते हैं, याद है आपको क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, आर्क ऐसे AB के ऊपर हम ऐसे का आर्क लगा देंगे। तो ये वाली लेंथ जो है इसकी हम बात कर रहे हैं। सपोज ये लेंथ L है, ये आर्क का लेंथ कितना है, L है, ओके। तो आर्क AB का लेंथ कितना हो गया, L हो गया। अब इन्होंने बोला है कि इज इक्वल्स टू, कौन इक्वल टू आर्क ऑफ लेंथ, सॉरी आर्क ऑफ लेंथ कह रहा हूं, लेंथ ऑफ आर्क। इस आर्क की जो लेंथ है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, इज इक्वल्स टू दैट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2r। मतलब एक और भी सर्कल है हमारे पास, तो लेट अस अज्यूम वी हैव अनदर सर्कल हुज सेंटर इज O डैश और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है 2r, ओके। तो इसका रेडियस है बच्चों 2r और इस सर्कल में भी कोई आर्क बनी हुई है। लेट अस अज्यूम ये आर्क है बच्चों CD, ये आर्क कितनी है, CD, ठीक है। इस आर्क CD का भी लेंथ कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पढ़ लो, फिर से पढ़ो। द लेंथ ऑफ एन आर्क, ऐसे पढ़ो आप ऐसे पढ़ो, द लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल्स टू, ऐसे पढ़ो, मतलब इसका जो लेंथ है आर्क का वो इक्वल है किसी और सर्कल के आर्क के। तो किस सर्कल का आर्क कौन से सर्कल के आर्क के इक्वल है, तो जवाब है जिस सर्कल का रेडियस r है उसका कोई आर्क है, उस आर्क का जो लेंथ है वो दूसरे सर्कल जिसका रेडियस कितना है 2r है उसके आर्क के लेंथ के इक्वल है। इसलिए हमने आपको डायग्राम में दिखाया है कि अगर AB का आर्क का लेंथ कितना है L, तो वो आप छोटा बड़ा नहीं देखिएगा, आप देखो बस सिंपल कि AB आर्क का जो लेंथ है वो CD आर्क के लेंथ के इक्वल है। अगर ये AB इतना, ये L है तो CD भी कितना है, L है, ठीक है। मतलब अगर हम एक थ्रेड ले लें, धागा ले लें और फेविकोल से चिपकाएं A से लेके B तक ऐसे घुमा कर और तो तुरंत उसको निकाल लें और फिर उस धागे को, उस थ्रेड को हम उसका एक एंड पॉइंट C पे रखें और इस बाउंड्री पे ऐसे लगाते जाएं अलॉन्ग ये जो CD वाला आर्क है, तो वो धागा कहाँ पे आके एंड हो जाएगा, D पे, ठीक है। मतलब कि आर्क AB का जो लेंथ है वो आर्क CD के लेंथ के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में इन्होंने हमें बोल दिया, ओके। यहाँ से मच्छर हटाओ, नहीं तो फिर हाँ डेंगू भी चल रहा है आजकल, ओके। तो ध्यान दो जरा, यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम पॉइंट C से O डैश को और D से O डैश को अगर हम ज्वाइन कर दें, करेक्ट, तो ये कितना है θ1, ये कितना है सपोज θ2, ओके। तो ध्यान दीजिएगा जरा स्टूडेंट्स, इन्होंने आपसे क्या बोला है, इन्होंने आपसे बोला है कि भाई ये वाला जो आर्क लेंथ है AB ये किसके इक्वल है, CD के, ऐसा इन्होंने बोल दिया, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है देन द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द फर्स्ट सर्कल, ध्यान दो, देन द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द फर्स्ट सर्कल is double the angle of the corresponding sector of the other circle. Okay, is this statement false? Why? सुनो, एंगल ऑफ द, यहां से पढ़िए, एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट सर्कल का करस्पॉन्डिंग सेक्टर ये रहा ना, इस आर के करस्पॉन्डिंग सेक्टर यही तो है, कौन सेक्टर, ABOA। अब ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, θ1, और दूसरा आर जो CD इसके करस्पॉन्डिंग सेक्टर कौन सा है, CDO', तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सेक्टर बन रहा है वो क्या है, CO', ये सेक्टर सबको दिख रहा है और इसके सेंटर पे एंगल कितना है, θ2। तो उन्होंने आपसे पूछा है कि क्या देन द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज डबल द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द अदर सर्कल, मतलब कि ये जो एंगल है θ1 क्या ये θ2 का क्या होगा, डबल होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं ना, θ1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स θ2, ये होगा कि नहीं होगा, चेक करते हैं, ठीक है भाई। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, देन द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज डबल द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द अदर सर्कल। बात समझ में नहीं आई, तो θ1 क्या θ2 के डबल है, ये हम आइए पहले चेक करते हैं, ठीक है। तो चेक करेंगे अगर स्टूडेंट्स हम, तो कैसे करेंगे, देखिए ये आर्क AB, हाँ भाई एक बात बताइए, आर्क निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया है, क्या होता था, थीटा, हाँ आर्क का लेंथ कैसे निकालते थे, ये आर्क का लेंथ कैसे निकालते थे, θ/360 इंटू वॉट, 2πr, आर क्या होता था वहां पे, रेडियस होता था। तो हम यहाँ पे 2πr ना लिख के 2πr इंटू रेडियस लिख रहे हैं, कोई डाउट है बताइए आपको, हाँ उसको देखिए फॉर्मूले को, θ/360 इंटू
2 पाई इंटू रेडियस होता था, ठीक है, आई आर का मतलब रेडियस होता था। तो नाउ थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, थीटा 1 है, ठीक है, तो थीटा 1 बाय 360 इंटू 2 पाई इंटू रेडियस, 2 पाई आर रेडियस, और इसका रेडियस कितना दिया है क्वेश्चन में, आर दिया है, तो रेडियस की जगह हमने आर रख दिया। कोई डाउट है बताइए? ओके, तो अच्छा ये आर्क ए बी कितना है, एल है, एल आपने अज्यूम किया, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ आर्क सी डी, तो आर्क सी डी का जो लेंथ निकालोगे कैसे निकालोगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, आर का मतलब जो भी रेडियस दिया होगा, तो थीटा अपॉन 360, थीटा की जगह यहाँ पे कितना रखेंगे, थीटा 2, तो यहाँ पे हमने रख दिया थीटा 2 अपॉन 360 इंटू 2 पाई इंटू आर, और आर की जगह हमें क्या रखना है, रेडियस, और जो दूसरा सर्कल है उसका रेडियस कितना दे रखा आपको, 2r, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2r, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये भी आपका क्या है, एल है। अब आप ध्यान चेक करो बच्चों, ये जो है ये इक्वेशन नंबर 1 में ये भी एल के इक्वल है, ये पूरा भी एल के इक्वल है, यानी कि इन दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 के राइट हैंड साइड को हम इक्वल कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, थीटा 1, क्यों भाई, ये भी ये आर के फर्स्ट सर्कल का और ये आर के सेकंड सर्कल का, और दोनों आर क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, इक्वल है, हमने नहीं बोला, उन्होंने बोला, मतलब दिस पोर्शन मस्ट बी इक्वल टू दिस पोर्शन। तो थीटा 1 बाय 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू थीटा 2 अपॉन 360 इंटू 2 पाई इंटू 2r। ओके, नाउ अब आप लोग बच्चों क्लियरली देख सकते हैं मेरे ख्याल से, 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, अगर आप बोथ साइड 360 से मल्टीप्लाई करो तो कैंसिल हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर देने। ये देखिए 2 पाई से 2 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, और ध्यान देंगे बच्चे, तो r से ये r भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास लेफ्ट में क्या बचा, थीटा 1, राइट में क्या बचा, 2 बचा और थीटा 2 बचा, तो हमारे पास क्या आ गया, थीटा 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स थीटा 2 आ गया। मतलब फर्स्ट सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है करस्पॉन्डिंग सेक्टर में, वो सेकंड सर्कल के करस्पॉन्डिंग सेक्टर में जो एंगल बन रहा है, या सेंटर पे जो एंगल बन रहा है सर्कल के, उसके 2 टाइम्स है। तो ये बात तो क्या आ गई, ट्रू आ गई, ये जो बोला था इन्होंने ट्रू आ गया। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है, क्वेश्चन आपसे देखिए थोड़ा सा घुमा के पूछा है, कह रहा है कि इज दिस स्टेटमेंट फॉल्स, क्या ये बात क्या है, फॉल्स है। तो सुनो, हम इनको बोलेंगे नहीं फॉल्स, आंसर मैन क्या लिखेंगे, फॉल्स, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं वही फॉल्स है। जो इन्होंने बोला था कि ये वाला जो एंगल है इसका 2 टाइम्स है, ये तो ट्रू है, ये बात तो क्या है, ट्रू है ना। तो इन्होंने आपसे क्या पूछा था, इन्होंने बोला था इज दिस स्टेटमेंट फॉल्स, क्या स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम इनको बोलेंगे नो यू आर फॉल्स। इन्होंने क्या पूछा था, क्या ये बात गलत है, आप फील कर पा रहे हो कि नहीं, है ना बच्चों, ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं। इन्होंने बोला था इज दिस, देखो अगर ये ऐसे बोलते इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, तो हम आंसर में क्या लिखते हैं, ट्रू, सही है ना, क्योंकि बात ट्रू है। लेकिन अभी इन्होंने बोला इज दिस स्टेटमेंट फॉल्स, तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, क्योंकि तुम गलत हो, ये फॉल्स नहीं है स्टेटमेंट, ये तो ट्रू है, क्योंकि थीटा 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा 1 आ गया। तो हमने आंसर में क्या लिखा स्टूडेंट्स, आंसर में हमने लिखा फॉल्स, फिर हमने लिखा दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। उसका रीजन क्या है बच्चों, थीटा 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, थीटा 2 आ गया। ओके, बात समझ नहीं की, ठीक। अब सुनो, अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कैसे आंसर करता है जरा उसको भी देख लीजिए। वो कहते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में पीछे आंसर दिया है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पता है, तो आपको जितना हमने बताया है बस आप उतना ही करिए, ठीक है। आपको फील तो आ गया होगा क्वेश्चन क्या है, क्योंकि देखो इन्होंने बोला येस इट विल बी ट्रू फॉर द आर्क ऑफ द सेम सर्कल, है ना। तो अगर हम एक सेम सर्कल लें, मतलब एक ही सर्कल लें, ये देखिए, ठीक है, सेम सर्कल के अगर हम 2 आर्क्स ले लें, ये देखिए, एक ये आर्क है ए बी और ये आर्क है एक सी डी, अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें, समझो तो ना, तो सेंटर पे बना एंगल भी तो इक्वल हो जाएगा, है ना, दिमाग लगाइए खुद। अगर ये दोनों आर्क इक्वल है तो पक्का सेंटर पे जो एंगल है वो भी सबटेंडेड एंगल क्या होगा, सेक्टर में इक्वल होगा। तो ये डबल बात वाली बात कुछ एक तो ट्रू नहीं हो रही, दूसरी बात ये है कि सेम सर्कल का रेडियस अपने के ही 2 टाइम्स थोड़ी ना हो जाएगा, बात समझ में आई। तो ये बात मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रही है, इसलिए इसको हम हटा देते हैं, जितना मैंने आपको बताया दैट इज इनफ। ओके, तो ये चीज़ है, एक न्यूमेरिकल वाइज एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये हमने आपको एक्सप्लेन करा। फिर से मैं बता देता हूँ, इन्होंने बोला था कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ओके, तो हमने बोल दिया फॉल्स, नो तुम ही गलत हो। क्यों गलत हो तुम, क्योंकि पहले तो तुमने बोला कि थीटा 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा 2 आ जाए, वो आ भी रहा है, और तुम कह रहे हो कि ये बात क्या गलत है, नहीं तो ये गलत तो नहीं है, तो सही है। तो हमने पहले इनको बोल दिया भाई कि तुम फॉल्स हो, फिर हमने बोला दिस स्टेटमेंट ट्रू इज ट्रू बिकॉज थीटा 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा 2। और ये जो एग्जाम्पलर में पीछे दिया हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसको आप रहने दीजिए। ओके, कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द एरियाज ऑफ टू सेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट सर्कल्स विद इक्वल करस्पॉन्डिंग आर। अब देखो, जब उसने आपको बोल दिया टू डिफरेंट सर्कल्स बच्चों, तो दो सर्कल डिफरेंट कब होते हैं? जब उनके रेडियस डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो समझो जरा, मान लो कि ये एक सर्कल है और इसका रेडियस कितना है? आर है, ओके, और ये एक सेकेंड सर्कल है जिसका रेडियस सपोज कैपिटल आर है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला है? द एरियाज ऑफ टू सेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट सर्कल विद इक्वल करस्पॉन्डिंग आर्क। इक्वल करस्पॉन्डिंग आर्क का मतलब बच्चों समझो कि देखिए, बात समझिए, ये कहना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे कोई ऐसा सेक्टर बन रहा है, ठीक है। अब ये रेडियस मैं हटा दे रहा हूँ, आप समझो रेडियस क्या है? आर है, ठीक। और ये दूसरा सर्कल है, इसका रेडियस सपोज कितना है? कैपिटल आर है, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि अगर इनके करस्पॉन्डिंग आर्क का लेंथ इक्वल हो, मतलब ये वाला आर्क भी कितना है? एल, और ये वाला आर्क का लेंथ भी कितना है? एल है, करेक्ट। तो आर्क ए बी का जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? आर्क सी डी के इक्वल। और टू डिफरेंट सर्कल का डेफिनेशन ये होता है कि भाई दोनों का रेडियस क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला है कि क्या भाई द एरिया ऑफ द टू सेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट सर्कल विद इक्वल करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ आर इक्वल, मतलब द एरियाज ऑफ टू सेक्टर्स आर इक्वल। क्या इन दोनों सेक्टर के एरिया इक्वल होंगे? किन दोनों सर्कल के, सॉरी, किन दोनों सेक्टर के एरिया? उन दोनों सेक्टर के एरिया। सेक्टर को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आर्क एंड टू रेडियाई। तो ये देखो, ये आर्क और ये रेडियस, तो ये वाला जो सेक्टर है, सपोज ये एंगल कितना बन रहा है? θ1, और ये एंगल कितना बन रहा है? θ2, ओके। तो देखो, क्या ये दोनों एरिया इक्वल है? तो देखो बच्चों, क्या इन दोनों सेक्टर के एरिया इक्वल है? तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं फर्स्ट वाले सर्कल का, ठीक है, तो जो फर्स्ट वाले सर्कल का एरिया होगा A1 इज इक्वल, सर्कल बोल रहा हूँ, सॉरी, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? θ/360 πr²। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? θ1/360 इंटू वॉट? πr², करेक्ट। और इसका सेकेंड वाले का एरिया कितना हो जाएगा? A2, ये सेक्टर का एरिया, ये CO डैश और ये O है, तो CO डैश D का एरिया कितना हो जाएगा बताइए? θ2/360 इंटू पाई और कैपिटल R², ओके। चलो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि क्या ये दोनों एरिया आपस में इक्वल होंगे? देखो, एक बात बताऊँ बच्चों, मुझे नहीं लगता ये दोनों एरिया आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि देखो, ये दोनों एरिया आपस में इक्वल होने के लिए सबसे पहले तो आपका θ1 किसके इक्वल होना चाहिए? θ2 के, करेक्ट। तो अब पता नहीं θ1 θ2 के इक्वल है कि नहीं है, और अगर इक्वल हो भी जाए, वैसे तो नहीं होगा, अगर इक्वल हो भी जाए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था, याद है, इसका रेडियस कितना था फर्स्ट सर्कल का? r, और इसका कितना था? 2r। तो फर्स्ट वाले सेक्टर का जो एंगल था वो सेकंड वाले का 2 टाइम्स था, तो एंगल भी डिफर कर रहा था। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो अगर चलो, पहली बात तो एंगल ही डिफर कर जाएंगे तो एरिया मैच नहीं करेगा, उसके बाद रेडियस भी तो अलग अलग है। अगर थीटा मैच कर जाए तो रेडियस भी क्या है? अलग अलग है, तब भी सेक्टर का एरिया इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आई थिंक आप फील कर पा रहे होगे, ये एरिया इसके इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेडियस क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अगर आप चाहें तो एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। हाँ, ले लें एग्जाम्पल। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों हमने क्या किया, हमने बोला कि चलो फर्स्ट सर्कल का रेडियस तो आर ही है और सेकंड सर्कल का रेडियस कितना हो गया? फर्स्ट वाले का 2 टाइम्स, ठीक है। 2 डिफरेंट सर्कल्स इन्होंने बोले हैं ना हमें, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल लेके हम इसको काउंटर कर देते हैं। काउंटर करने का मतलब है, काउंटर मेथड क्या होता है, जिसमें एक एग्जाम्पल लेके हम उसको गलत साबित कर देते हैं, ठीक है। तो कैपिटल आर का वैल्यू हमने अगर 2r लिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन आपने किया था, रिलेशन क्या आ रहा था एंगल का? बताओ। θ1 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा था? 2θ2, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता वो फटाफट देख लें कैसे रिलेशन में निकाला इन दोनों एंगल्स का। ये आर का लेंथ इस आर के लेंथ के इक्वल है, ठीक। तो L इज इक्वल्स टू क्या है? L फर्स्ट वाले सेक्टर का करस्पॉन्डिंग आर्क है और L सेकंड वाले सेक्टर का भी करस्पॉन्डिंग आर्क है। तो आर्क लेंथ कैसे निकालते थे हम लोग? याद करिए, θ/360 इंटू 2πr इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आर्क लेंथ कैसे निकलेगा? थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा कितना है? θ2/360 इंटू 2π, और रेडियस क्या है यहाँ पे? कैपिटल आर है, करेक्ट। कैपिटल आर की वैल्यू आपने कितनी ली है बताइए? 2r। तो कैपिटल आर की जगह आपने क्या रख दिया? 2r। 360 से 360 कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल, स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल। तो θ1 यहाँ से कितना आ गया बताइए? 2 टाइम्स θ2 आ गया, ओके। तो ऐसा हमारे पास आ गया, ठीक है ना। तो जब ऐसा आ गया तो यहाँ पे आप वापस आ जाइए, ठीक। तो हम एक काम करते हैं कि एरिया 1 अब हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? एरिया 1 हो जाएगा, ध्यान चेक करना जरा। θ1 की जगह आप क्या रखोगे बताओ? 2θ2/360 इंटू πr²।
और एरिया 2 को आप क्या रखोगे, एरिया 2 को आप रखोगे थीटा 2 को थीटा 2 ही रहने दो, मतलब पता है समझे, फर्स्ट एरिया को भी आप थीटा 2 और स्मॉल आर के टर्म्स में ही रहने दो और सेकंड एरिया को भी आप थीटा 2 और स्मॉल आर के टर्म्स में ही रहने, ताकि डिवाइड करें तो हमें कुछ रिलेशन मिल सके और हम चेक कर सकें कि भाई A1 इज इक्वल टू A2 है या नहीं है। ओके, तो थीटा 2 अपॉन 360 इंटू पाई। अब ध्यान दें कैपिटल आर आपने कितना लिया है बताइए, यहाँ 2r स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो बच्चों, है ना, तो लेफ्ट में स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर और राइट में जब स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 और स्मॉल आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यानी कैपिटल आर स्क्वायर कितना आ गया 4r स्क्वायर। तो यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर की जगह आपने क्या रख दिया 4r स्क्वायर रख दिया, करेक्ट। अब A1 डिवाइडेड बाय A2 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान चेक करिए, A1 डिवाइडेड बाय A2, ठीक। तो लेफ्ट को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करो, तो डिवाइड करो बच्चों, हाँ क्या हो जाएगा 2 थीटा 2 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके, अपॉन में क्या हो जाएगा थीटा 2 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 4r स्क्वायर। अब ध्यान दें, ध्यान चेक करो बच्चों, यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन थीटा 2 अपॉन 360 और थीटा 2 अपॉन 360 ये पूरा चला गया, ठीक, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, करेक्ट। तो आपके पास ऊपर क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा और नीचे क्या बचा बच्चों 4 बच गया, ठीक है। और ध्यान चेक करो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ठीक। अब A2 को उधर भेज दो, A2 से बोथ साइड चलो मल्टीप्लाई कर दो, A2 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और A2 से हमने राइट में, तो ये A2 से A2, तो हाँ भाई एरिया 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया हाफ ऑफ एरिया 2 आ गया, मतलब फर्स्ट सेक्टर का जो एरिया वो तो हाफ ऑफ एरिया 2 आ गया, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हमने ऐसा लिया जिस एग्जाम्पल में हमने सेकंड वाले सर्कल का रेडियस फर्स्ट वाले के 2 टाइम्स अज्यूम कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने 2 डिफरेंट सर्कल बोले थे और ये जो इन्होंने जो बात करी थी वो काउंटर हो गई। काउंटर होने का मतलब है इन्होंने क्या बोला था भाई दोनों के एरिया इक्वल हो जाए, मतलब दुनिया के हर 2 सर्कल के लिए इन्होंने तो बात करी थी ना, दुनिया के कोई भी 2 सर्कल ले लो और बस उन दोनों सर्कल के करस्पॉन्डिंग आर का लेंथ क्या कर दो इक्वल कर दो, तो क्या सेक्टर का एरिया इक्वल आ जाएगा, नहीं आया, एक एग्जाम्पल से काउंटर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या लिखा, हमने लिखा नहीं भाई ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये ट्रू किसके लिए होगा, चलिए ये भी बता देते हैं। तो बच्चों ये ट्रू होगा, इट इज ट्रू फॉर आर्क ऑफ द सेम सर्कल बट इन डिफरेंट सर्कल इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। अगर आपने 2 अलग अलग सर्कल लिए हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, अगर आपने एक ही सर्कल लिया है ना और उसके सेम आर्क लिए हैं तो ये बात सही हो जाएगी। ध्यान चेक करो, अगर हमारे पास बच्चों सेम सर्कल है, कोई एक ही सर्कल है, पढ़ो, बट ये क्या है, इट इज ट्रू फॉर द आर्क्स ऑफ द सेम सर्कल। आर्क ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल का मतलब या तो एक ही सर्कल ले लो और या तो 2 सर्कल लो, लेकिन दोनों का रेडियस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अब दोनों सर्कल का रेडियस अगर सेम ही है तो वो 2 सर्कल रहेगा, वो तो एक ही सर्कल कहलाएगा, है ना, क्योंकि दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। देखने में वो अलग अलग लगेंगे बट दोनों का जो सर्कमफेरेंस का लेंथ होगा वो इक्वल होगा, दोनों का रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज दोनों का रेडियस ही इक्वल है। तो हम यहाँ पर 2 सर्कल ना बना के एक ही सर्कल बना देते हैं और इसी सर्कल में हम आपको बच्चों 2, देखिए ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर जो आर का लेंथ था वो क्या था, इक्वल। तो ये आर का लेंथ ए बी, ये वाला ए बी का लेंथ कितना है एल और ये वाला आर का लेंथ कितना है सी डी, ये भी कितना है एल। अब एक बार बताओ, जो एंगल यहाँ बनेगा वही तो एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है, इतनी तो समझ होनी चाहिए। हाँ, आपने क्लास 9 में भी तो शायद पढ़ा था क्या, इक्वल लेंथ का आर्क सेम सर्कल में सेंटर पे सेम एंगल बनाता है। तो चेक करो, ये सेम सर्कल है, इक्वल लेंथ का आर्क है एल, तो ये सेंटर पे अगर थीटा बनाता है तो ये भी क्या बनाएगा थीटा। और जब चेक करो, जब हम इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो इसके इक्वल आएगा, क्योंकि सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए भी आंसर क्या आएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इसके लिए भी आंसर क्या आएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो ये स्टेटमेंट इसलिए फॉल्स था। ओके, कर लीजिए। नंबर 10 देखिए, द एरियाज ऑफ 2 सेक्टर्स ऑफ 2 डिफरेंट सर्कल्स आर इक्वल। हाँ भाई, अब इन्होंने 2 डिफरेंट सर्कल्स दिए हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए ये फर्स्ट सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस है स्मॉल आर और सेंटर है ओ, और सेकंड आपके पास बच्चों सर्कल है, इसका रेडियस है क्या, इसका सेंटर है ओ डैश और इसका रेडियस है कैपिटल आर। ओके, इन्होंने क्या बोला है, द एरियाज ऑफ द 2 सेक्टर ऑफ द 2 डिफरेंट सर्कल्स आर इक्वल। ओके 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 ओके, तो हम 2 डिफरेंट सर्कल आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, इनका सेक्टर के एरिया इक्वल है, इनके सेक्टर के एरिया। तो आइए हम आपको सेक्टर दिखा देते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक सेक्टर है ए बी ओ, ये एक सेक्टर है और सपोज यहाँ सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, थीटा 1। और यहाँ पर बच्चों हम आपको एक सेक्टर दिखाते हैं, ध्यान से चेक करिए, ये सेक्टर है सी ओ डी, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा 2। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बच्चों,
ध्यान से बहुत चेक करिएगा, इसका रेडियस कितना है स्मॉल आर, इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर। इन्होंने क्या बोल दिया बताइए, इन्होंने बोल दिया है कि एरिया 1 इज इक्वल्स टू व्हाट एरिया 2, दोनों सेक्टर का एरिया क्या है इक्वल है। जो बच्चे फील नहीं कर पा रहे हैं आप ये समझिए कि अगर हम ब्रश लेके पेंट करें है ना, तो जितने सरफेस पे यहां पेंट करना पड़ेगा उतना ही सरफेस आपको यहां पे भी पेंट करना पड़ेगा, ऐसे समझ लो आप। तो दोनों सेक्टर का एरिया क्या है, ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर का एरिया इक्वल है, ठीक। तो इन्होंने आपसे क्या पूछा है, इन्होंने आपसे पूछा है इज इट नेसेसरी दैट द करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ्स आर इक्वल, व्हाई, मतलब क्या ये जरूरी है कि करस्पॉन्डिंग आर्क का लेंथ इक्वल होगा, मतलब वो क्या पूछना चाहते हैं आपसे, आर्क ए बी का जो लेंथ है क्या वो आर्क सी डी के लेंथ के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब एक बात बताओ बच्चों मुझे, ये आर्क के लेंथ का जरा फॉर्मूला बच्चों मुझे बताइए, आर्क लेंथ ए बी, देखो उन्होंने आपसे क्या पूछा है, इज आर्क लेंथ ए बी मतलब करस्पॉन्डिंग आर्क जो होंगे वो लेंथ में इक्वल होंगे कि नहीं, ठीक। तो बच्चों आर्क ए बी का लेंथ का जरा फॉर्मूला बताइए, आर्क का लेंथ का फॉर्मूला क्या होता था, हाँ थीटा बाय 360 इंटू 2 बाई आर, थीटा की जगह कितना रखोगे थीटा 1, ओके। तो थीटा 1 बाय 360 इंटू वॉट 2 पाई इंटू रेडियस, और रेडियस क्या है स्मॉल आर है, करेक्ट। और यहाँ पे आर्क सी डी का भी अगर हम लोग लेंथ निकाल लें, ठीक है, तो यहाँ पर आर्क सी डी का अगर हम लोग लेंथ निकाल लें तो कितना आ जाएगा बताइए, थीटा 2 अपॉन 360 इंटू 2 पाई, हाँ भाई, और ध्यान दें स्टूडेंट्स 2 पाई इंटू यहाँ पर रेडियस आपको क्या लेना है कैपिटल आर। तो देखो बच्चों ये दोनों लेंथ तभी इक्वल होंगी, ध्यान से सुन लो, जब थीटा 1 किसके इक्वल आ जाए थीटा 2 के, और स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाए कैपिटल आर के। अगर ऐसा हो जाए, हाँ, और सुनो अगर स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाए मतलब दोनों सर्कल के रेडियस क्या है इक्वल है, दोनों सर्कल के रेडियस इक्वल है, इसका मतलब दो अलग अलग सर्कल में तो ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो बच्चों करके मैं आपको इस तरीके से दिखाऊंगा कि यहाँ पर लेट अस अज्यूम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, लेट अस अज्यूम यहाँ पर जो कैपिटल आर है वो 2 टाइम्स स्मॉल आर के, चलो मान लो कि इसका जो रेडियस है इसके 2 टाइम्स है, हो सकता है, दो डिफरेंट सर्कल्स रहने थे हमें, है ना। और मान लो बच्चों कि जो थीटा 2 है वो 1/4 ऑफ द थीटा 1 है, लेट अस अज्यूम, ठीक। ऐसा सर आपने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमको एरिया 1 इज इक्वल टू क्या मिल जाए, एरिया 2 मिल जाए। बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। तो एरिया 1 को तो चलो आप ऐसे ही रहने दो अभी, और एरिया 2 को आप किस फॉर्म में चेंज कर लो, थीटा 2 को थीटा 1 के फॉर्म में ले आओ और कैपिटल आर को स्मॉल आर के फॉर्म में ले आओ, ठीक है। तो इसको सपोज हमने 1 बना लिया और ये जो वैल्यू हमने अज्यूम करी है अपने आंसर का सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, ये हम आपको दिखा देते हैं। थीटा 2 की जगह आप लोग क्या रखेंगे बच्चों बताइए, हाँ, तो थीटा 2 की जगह जब आप रखोगे 1/4 अपॉन में क्या 360 इंटू पाई, हाँ भाई कैपिटल आर स्क्वायर कितना देगा, बोथ साइड यहाँ पे स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर, तो 4 आर स्क्वायर। अब समझ में आया मैंने कैसे सोचा कि इसको 1/4 लेना है थीटा 2 को, ताकि ये 4 से 4 क्या हो जाए कैंसिल हो जाए और हमको एरिया कैसा दिखाई पड़े, A1 के इक्वल दिखाई पड़े, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में आप समझो, ये जो हमने थीटा 2 की वैल्यू कितनी ली है 1/4 ऑफ थीटा 1 जो ली है, तो ये 1/4 का 4 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है भाई। थीटा 2 की जगह क्या रखा था मैंने 1/4 ऑफ थीटा 1, तो 1/4 का 1 थीटा 1 में मल्टीप्लाई का थीटा 1 आ जाएगा और 4 कहाँ चलेगा नीचे, ये 4 से 4 देखिए कैंसिल हो गया, ठीक। अब आप मुझे बताइए ये कितना आ गया, एरिया 2 कितना आ गया, थीटा 1 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 2। अब ध्यान से चेक करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं, हाँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस सेक्टर, ये इक्वल आ गया। लेकिन ये इक्वल कब आए हैं, ये इक्वल तब आए हैं जब आपने कैपिटल आर को कितना अज्यूम किया 2r, और आपने थीटा 2 को कितना इक्वल अज्यूम किया है 1/4 ऑफ थीटा 1। तो यही काम अगर हम यहाँ पे कर दें ले जाके, तो आर का आपको इक्वल नहीं मिलेंगी, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ बच्चों, लेट अस अज्यूम ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 में आर्क सी डी का जो लेंथ अगर हम लोग निकाल लें यहाँ से, ठीक है, तो आर्क सी डी का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, ध्यान चेक करो, थीटा 2 की जगह आपने कितना रखना है 1/4 ऑफ थीटा 1, ठीक है। तो बात आप लोग फील नहीं कर पा रहे, उन्होंने बोला था सेक्टर का एरिया इक्वल है, और सेक्टर का एरिया इक्वल करने के लिए मैंने ये न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ ना कुछ सेट करी कि भाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 2r और थीटा 2 इज इक्वल टू 1/4 थीटा 1, तो सेक्टर का एरिया इक्वल आ गया। क्वेश्चन में जो बात बोली थी उन्होंने वो हमने सेटिस्फाई करा दी। अब हम देख रहे हैं क्या करस्पॉन्डिंग आर का लेंथ इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, ओके। तो यहाँ पर सी डी इज इक्वल टू थीटा 2 की जगह कितना रखोगे 1/4 ऑफ थीटा 1, तो ऊपर आएगा थीटा 1 और 4 कहाँ चला जाएगा नीचे, ये 4 देखिए नीचे चला गया, ठीक है। और 2 पाई, हाँ भाई ध्यान दें कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 2r, तो यहाँ पर हमने कैपिटल आर को 2 इंटू स्मॉल आर रखा,
ठीक है ना, ये 2 इंटू स्मॉल आर लिखा हुआ है। ओके, अब ध्यान दो बच्चों, 4 2 2 ज़ा 4, तो ये देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया। ओके, और बल्कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए ना, हम एक काम करते हैं क्या कि देखो बच्चों, इसको कैंसिल वैंसिल नहीं करो, थोड़ा साफ से इसको करते हैं। देखो सी डी आर का लेंथ इज इक्वल्स टू थीटा 2 की जगह क्या रखना है 1/4 थीटा 1, तो थीटा 1 ऊपर और 316 नीचे, और यहाँ पर 4 इंटू 2 पाई कैपिटल आर, तो 2 पाई कैपिटल आर की जगह क्या रखना है बताइए, कैपिटल आर की जगह हमें 2 स्मॉल आर रखना है, तो 2 स्मॉल आर, 2 टाइम्स स्मॉल आर। ठीक, अब देखिए यहाँ से 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये क्या लिखा हुआ है 2 पाई आर थीटा 1 360, देखो थीटा 1 360 इंटू वॉट, इंटू 2 पाई आर, और ये वाला जो 2 बचा है इसको हमने आगे ऐसे लिख दिया 1/2 करके, कोई दिक्कत। अब ये आप क्या निकाल रहे थे, आर्क सी डी का लेंथ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये क्या है, ये क्या है, आर्क ए बी ही तो है, चेक करो, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, आर्क ए बी है, तो यहाँ पे क्या आ गया, आर्क ए बी आ गया। तो यहाँ पे आपने देखा क्या कि करस्पॉन्डिंग आर्क के लेंथ इक्वल नहीं आए, बल्कि सी डी आर्क का लेंथ ए बी का क्या आ गया, हाफ आ गया। मतलब ये वाली जो आर्क की लेंथ है ये ए बी की क्या है, हाफ है। बात समझ में ही नहीं आई, और देखने से भी ऐसा लग रहा है, खुद दिमाग लगाइए ना आप कि भाई अगर इसका रेडियस आपने इसके 2 टाइम्स लिया है तो ये ऐसे दब जाएगा, और ये क्योंकि ये पोर्शन ऐसे लंबा है तो ये लंबाई में अपना ज़्यादा एरिया इसकी वजह से ऐसे कवर कर लेगा रेडियस की वजह से, तो एंगल को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, इसलिए हमको एंगल को कम रखना पड़ता है। और जब ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे दब जाएगा, तो आर की लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी इससे। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पर मोटी मोटी बात ये है कि जो ये बात इन्होंने करी थी कि भाई 2 डिफरेंट सर्कल्स के अगर करस्पॉन्डिंग 2 डिफरेंट सर्कल के अगर 2 सेक्टर्स के एरिया इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ इक्वल होंगे, तो जवाब है ऐसा नहीं होता है। तो हमने आंसर क्या लिखा, नो, इट विल बी ट्रू फॉर आर्क ऑफ द सेम सर्कल। फिर से वही बात कि स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो ये ट्रू किसके लिए, तो ये ट्रू किसके लिए, ये ट्रू है आर्क ऑफ द सेम सर्कल्स के लिए। मतलब एक ही सर्कल अगर आपके पास होता या 2 सर्कल आपके पास होते लेकिन दोनों के रेडियस क्या होते, सेम होते। ठीक है, तो हम अभी एक ही सर्कल ले ले रहे हैं, इस सर्कल में अगर हम आपको 2 सेक्टर दिखाते हैं ये ऐसे, और शर्त क्या है कि इनकी आर्क की लेंथ क्या होती है, अगर इक्वल होती, ठीक, तो इनके करस्पॉन्डिंग सेक्टर के एरिया इक्वल होते हैं, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स क्या कि अगर सेक्टर के एरिया इक्वल होते, समझे, तो इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ भी क्या हो जाती, इक्वल हो जाती। ये आप करके चेक कर सकते हो, क्योंकि इस सेक्टर के लिए भी यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा, सेकंड सेक्टर के लिए भी एंगल कितना है, थीटा, और दोनों के लिए रेडियस क्या है, आर है, तो आर का लेंथ भी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से तो कर लीजिए इसको। कराएं, हाँ बस करना। क्वेश्चन क्या है अगला, 10वां था ना, चलो ठीक है, कल करा देंगे चारों। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, कोई भी चैप्टर पे अगर आपको कमांड नहीं है, तो बच्चों जाइए कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करिए, वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस खुल जाएगा। जो चैप्टर पढ़ना हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या एनसीईआरटी मतलब लेक्चर्स देखने हो तो लेक्चर्स देख लो, आपको एग्जाम्पलर पढ़ना हो तो आप एग्जाम्पलर पढ़ लो। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पहले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।